आप सभी को नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। वाक्य विचार कक्षा 6ठी से 10वीं तक के लिए अनिवार्य विषयों में से एक है। यहाँ तक कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वाक्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही इसका स्पष्ट ज्ञान हो, ताकि विद्यार्थी भली भांति वाक्य को समझे और वाक्य से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज की यह वीडियो क्लिप तैयार की गई है। आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखिए। तो इस वीडियो क्लिप में जिन विषयों की चर्चा होगी वो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और वाक्य की पहचान। ये इस वीडियो का एक अंग है। आइए देखते हैं वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य शब्द जैसे ही हमारे जहन में वाक्य शब्द आता है, हम तुरंत अंग्रेजी के सेंटेंस शब्द से इसे रिलेट कर लेते हैं। और अंग्रेजी का सेंटेंस यानी कि अगर हम कुछ भी कहें, कोई भी शब्दों का समूह कहते हैं तो हम उसको वाक्य कहते हैं। इसकी विधिवत जो है परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी परिभाषा है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह यानी कि शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए और वो समूह में होने चाहिए। सार्थक शब्द, बच्चों शब्द जो है दो प्रकार का होता है। शब्द दो प्रकार का होता है, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक शब्द अर्थात शब्द का एक निश्चित अर्थ हो। तो वाक्य की परिभाषा में सार्थक शब्द समूह है, अर्थात जो भी शब्द वाक्य में होंगे उसका एक निश्चित अर्थ होगा और वे समूह में होंगे। जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित का मतलब हो कि वो व्याकरणिक नियमों से बंधा हो, व्याकरणिक दृष्टिकोण से वो शुद्ध हो और परिमार्जित हो तथा वो पूरा आशय प्रकट कर सके, वही वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई शब्दों का कोई भी ऐसा टुकड़ा जो अगर पूरा अर्थ आशय स्पष्ट न करे, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य की परिभाषा के उपरांत हम लोग वाक्य के उदाहरण के आधार पर वाक्य की परिभाषा को परखने का प्रयास करते हैं। राम अयोध्या के राजा थे। राम अयोध्या के राजा थे। राम शब्द, अयोध्या शब्द, राजा शब्द, थे शब्द, ये सब शब्द है और इसका एक निश्चित अर्थ है। दूसरा, ये व्याकरणिक नियमों से बंधा है। राम है तो इसके लिए आपका क्रिया उसी रूप में है, लिंग उसी रूप में है, वचन उसी रूप में है, व्याकरणिक। और इस राम अयोध्या के राजा थे, जब इस वाक्य को हम कहते हैं तो एक निश्चित जो है वो अर्थ प्रकट होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो कि अयोध्या के राजा थे। इसी से संबंधित एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। परिश्रमी व्यक्ति सफलता पाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है, शब्दों का समूह है और पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। इस तरह से वाक्य की परिभाषा जो है कि वह पूरी होती है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार, ये प्रश्न थोड़ा विशिष्ट रूप से हमें समझना होगा। वाक्य के प्रकार, क्योंकि वाक्य के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। कक्षा 9वीं में आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार दिया गया है और कक्षा 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार दिया गया, जबकि कक्षा 8वीं में रचना और अर्थ दोनों के आधार पर वाक्य के प्रकार दिया गया है। कक्षा 7वीं में भी यह आपका अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार जो है वो मिलते हैं। हम यहाँ पर विशिष्ट रूप से अर्थ के आधार पर नहीं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों की चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार: सरल, संयुक्त और मिश्रित। मिश्रित वाक्य
इसके फिर दो प्रकार होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्य के भी दो भाग होंगे, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो है इसका कोई भी भेद नहीं होता, जबकि आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम देखते हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य अंग्रेजी का सिंपल सेंटेंस है। सरल वाक्य अंग्रेजी का सिंपल सेंटेंस है। सरल वाक्य की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि सरल वाक्य में जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक हो, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक हो और उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। मुख्य क्रिया खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना। देखिए मेन वर्ब अंग्रेजी में भी आप जानते होंगे कि जो वर्ब है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेन और एक होता है ऑक्सिलरी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड। ये सारे जो है वो ऑक्सिलरी के अंदर, और मेन वर्ब के अंदर ईट, वेन, ईट, प्ले, वॉच, कैच, ये सारे मेन वर्ब होते हैं। ठीक इसी तरह हिंदी में भी मुख्य क्रिया जो है वो आपका एक होगा सरल वाक्य में। सरल वाक्य की ये सबसे बड़ी जो शर्त है कि मुख्य क्रिया इसमें एक ही होगी, और इसके अलावा सहायक क्रिया हो सकती है, संयुक्त क्रिया, जो भी हो, किंतु मुख्य क्रिया एक होगी सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान। और इसमें किसी तरह का कोई कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं होगा। आपके जहन में फिर प्रश्न आता होगा कि ये समुच्चय बोधक क्या है? ये एक प्रकार का अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके लिए अंग्रेजी में कंजक्शन शब्द आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पानी बरस रहा है। बच्चों यहां पर बरस शब्द जो है वो मुख्य क्रिया है। तो अपनी शर्त है कि सरल वाक्य में जो मुख्य क्रिया आपकी एक होगी, वो साधु है। ये है जो है मुख्य क्रिया यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में है, और ये सरल वाक्य है कि क्रिया एक ही है। बच्चा हंसा, यहां भी क्रिया एक है। दूसरा, बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ शब्द मुख्य क्रिया है और एक है, तो मुख्य क्रिया एक होगी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं होगा, समुच्चय बोधक नहीं होगा। फिर बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, खेल शब्द आपका मुख्य क्रिया एक है। इसी प्रकार से राजू पत्र लिखता है, राजू पत्र लिखता है में मुख्य क्रिया भी एक है, लिखता है, तो लिखता ये मुख्य क्रिया। इस तरह से उपर्युक्त सभी वाक्यों में हम पाते हैं कि मुख्य क्रिया जो है एक ही है, और सरल वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता या अनिवार्य शर्त है कि मुख्य क्रिया इसमें एक होगी। अब दूसरे प्रकार का जो वाक्य का प्रकार है वो है आपका, इसमें एक और वाक्य था, सीता संगीत सुनती है, तो सुनती है मुख्य क्रिया जो है इसमें एक है। अब जो दूसरे प्रकार का वाक्य का प्रकार है वह है संयुक्त वाक्य। आइए संयुक्त वाक्य की ओर हम चलते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त, समयुक्त, समान रूप से जुड़ा हुआ। संयुक्त का क्या मतलब है? समान रूप से जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वह है कंपाउंड सेंटेंस। अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है? कंपाउंड सेंटेंस। तो संयुक्त वाक्य की जब परिभाषा हम पढ़ रहे थे कि जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक की अभी चर्चा में कर चुका हूं कि अंग्रेजी का कंजक्शन है, और ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यहां पर एक और नया शब्द आपको मिल गया, उपवाक्य। तो इस वाक्य पूरी परिभाषा को समझने के लिए उपवाक्य को समझते हैं। उपवाक्य, उपवाक्य का क्या मतलब होता है? उपवाक्य का मतलब होता है ऐसा पद समूह, पद यहां पर शब्द ही है बच्चों, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का भाग हो, तथा जिसमें उद्देश्य
वह विधेय हो, उपवाक्य है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का ये उपवाक्य क्लॉज है, ये पद समूह होता है, उसका अर्थ भी होता है और वाक्य का एक भाग होता है, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का एक भाग होगा और उसका निश्चित अर्थ भी निकलेगा, उसमें उद्देश्य विधेय दोनों होता है, उसे हम लोग कहते हैं उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रात हुई और तारे निकले। रात हुई एक वाक्य है या एक उपवाक्य है, तारे निकले एक उपवाक्य, यानी कि एक से अधिक उपवाक्य हो गया। और मुख्य क्रिया देखिए इसमें से एक से अधिक है, आपका हुई भी है और निकले भी है, दो आपकी क्रिया हो गई। और सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है कि इसमें कंजक्शन का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। और समुच्चय बोधक क्या होता है? जो आपको दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़े वो समुच्चय बोधक है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम मान जाओ अन्यथा पीटोगे। मान जाओ एक क्रिया है, पीटोगे दूसरी क्रिया, और दोनों क्रिया यहाँ समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़ी है। अन्यथा वहां पर और समुच्चय बोधक था, यहाँ अन्यथा समुच्चय बोधक है। और तीसरा, मैंने पुकारा पर तुम नहीं आए या तुम नहीं सुने। तो पुकारा शब्द एक क्रिया है, सुने एक क्रिया है, तो दो क्रियाएं आ गई यहाँ पर। और दोनों क्रिया जो है वो पर की सहायता से अर्थात समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि उपयुक्त सभी वाक्यों में समुच्चय बोधक का प्रयोग हो रहा है और इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। एक और उदाहरण देखते हैं। तू पढ़ ले या टीवी देख ले। यहां पर या शब्द जो है वो कंजक्शन है, अर्थात वो सेंटेंस को, टू सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। या शब्द जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। पढ़ और देख ये दोनों क्रिया है। इस तरह से हम पाते हैं कि संयुक्त वाक्य में जो है दो उपवाक्य होते हैं। दूसरा, इसमें समुच्चय बोधक होता है और ये समुच्चय बोधक दो उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे? ये पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि आप बताइए कि ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या और किसी प्रकार का वाक्य है। तो ऐसी अवस्था में आपको मैं बहुत एक आसान तरीका, बहुत आसान तकनीक में बता देता हूं, जिससे आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि ये आपका संयुक्त वाक्य है। इसके योजक शब्द, योजक मैं कह रहा हूं, समुच्चय बोधक को ही योजक कह रहा हूं। योजक मतलब जोड़ने वाला। तो इसके जो योजक शब्द जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग अब में आते हैं वो क्या है? और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, व, एवं, अतः, इसलिए, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि। याद रहेगा आपको? एक बार फिर से देखा जाए। और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, व, अतः, एवं, इसलिए, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि। अगर ये समुच्चय बोधक आपको वाक्य में मिल जाए तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहां पर ये आपका संयुक्त वाक्य ही होगा। अगर ये इन आपके समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है वाक्य में तो आप समझ जाइएगा कि ये संयुक्त वाक्य ही है। आइए अब तीसरे प्रकार के वाक्य की चर्चा करते हैं। तीसरा प्रकार का वाक्य अपना क्या है? यह है मिश्रित वाक्य। तीसरा प्रकार का वाक्य मिश्रित वाक्य। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, वह है कॉम्प्लेक्स, और वाक्य के लिए सेंटेंस। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होगी? मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें से एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौड़ हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसमें से कुछ शब्द जो है वो फिर हमारे लिए अनजान हो गए। जैसे इसमें तो वाक्य आया एक से अधिक उपवाक्य होगा, संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य था और मिश्रित में भी एक से अधिक उपवाक्य है, किंतु इसमें एक मुख्य उपवाक्य, उसमें नहीं कहा गया था कि एक मुख्य होगा और एक गौड़ होगा। तो इसमें एक मुख्य उपवाक्य होगा यानी कि प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा गौड़ होगा, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो गौण उपवाक्य होगा वो मुख्य नहीं होता और प्रधान उपवाक्य मुख्य होता है, और गौण उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड होता है। प्रधान उपवाक्य जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है मेन क्लॉज, और गौण उपवाक्य के लिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रधान उपवाक्य पर आपका जो आश्रित उपवाक्य है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है अपने अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए। तो मिश्रित वाक्य से के परिभाषा से जो तथ्य समझ में आता है या सामने आता है वो यह है कि मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा, दूसरा आश्रित होगा। प्रधान पर आश्रित जो है निर्भर होगा अपने अर्थ की पुष्टि के लिए। तो इसकी परिभाषा के बाद अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। मैं जानता हूं कि तुम अच्छा गाते हो। अब मैं जानता हूं कि तुम अच्छा गाते हो, यहां पर की शब्द आया है क में छोटी की मात्रा। यहां पर एक मैं थोड़ा सा विषयांतर होते हुए कह दूं कि की में क में जब छोटी की मात्रा लगती है तो वो दो वाक्यों को जोड़ती है, और की क में जब बड़ी की मात्रा लगती है तो वो दो शब्दों को जोड़ती है। ये जो छोटी की है वो क्रिया के बाद आती है और बड़ी की जो है वो संज्ञा के बाद आती है। अक्सर जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि ये लिखने के क्रम में इस तरह की जो है वो गलतियां कर बैठते हैं कि की और की का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर मैं जानता हूं कि तुम अच्छा गाते हो, यहाँ पर की जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और ये आपका मिश्रित वाक्य है। इसमें मैं जानता हूं आपका प्रधान वाक्य है, और की आप याद रखिएगा कि आश्रित उपवाक्य हमेशा कंजक्शन से अर्थात आपका किससे, समुच्चय बोधक से ही शुरू होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि आपका आश्रित उपवाक्य जो भी होगा वो हमेशा किससे शुरू होगा, वो कंजक्शन से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि तुम अच्छा गाते हो, यहां पर की जो है आपका आश्रित उपवाक्य है और ये कंजक्शन से शुरू हुआ है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छे होते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छे होते। तो यहां पर देख रहे हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छे होते हैं। यहां पर यदि और तो ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो कि वाक्यों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मिश्रित वाक्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो जिसने कल चोरी की थी यहां से देखिए आपका शुरू हो रहा है और इस तरह से ये आश्रित उपवाक्य अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लॉज की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं कि ये मतलब वाक्य का एक अंग रहता है, वाक्य का एक हिस्सा रहता है और इसमें भी उद्देश्य विधेय होता है। उसका अर्थ तो होता है किंतु पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता, यही है ना उपवाक्य। अब हम लोग चौथा उदाहरण देखते हैं। इसमें ये तीसरा उदाहरण है, किंतु अब मिश्रित वाक्य की पहचान की क्या विधि है इसको ध्यान पूर्वक हम देखते हैं। योजक किसे कहेंगे, हम लोग योजक कहेंगे आपका समुच्चय बोधक को। तो कि, जो वह, जिसे उसे, ऐसा वैसा, जो वही, जिसे उसे, यदि तो, जब तब, जहां वहां, ज्यों ही त्यों ही। इस तरह से अगर इन शब्दों का प्रयोग ये जोड़ा में अधिकतर प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में होता है कि योजक शब्द इनके अलग होते हैं। संयुक्त वाक्य के आपने योजक शब्द देखे थे, यानी कि आपने समुच्चय बोधक देखे तो वहां अलग समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ था, और मिश्रित वाक्य में आपका अलग समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। इसमें जिन समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है वह है कि, दूसरा जो वह, तीसरा जिसे उसे, चौथा ऐसा वैसा, फिर जो वही, फिर जिसे उसे, यदि तो, जब तब, जहां वहां, है ना, आदि। ऐसे ढेरों शब्द हैं जो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो मिश्रित वाक्य हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, एक बार पुनरावृत्ति करते हैं इसकी, कि पुनरावृत्ति में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या देखा था, कि हमने देखा था वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य में क्या हो रहा था अपना, वाक्य में हो रहा था कि किस तरह से शब्दों का समूह रहता है, व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त होता है,
और पूरा आशय प्रकट करता है। मैंने इसके उदाहरण के तौर पर देखा था, राम अयोध्या के राजा थे, परिश्रमी व्यक्ति सफलता पाता है। दूसरा हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल, संयुक्त, मिश्रित। और मिश्रित वाक्य जो है इसके 2 भाग हैं, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। फिर आश्रित उपवाक्य जो है इसके 3 जो है आपका भेद हो जाता है, पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपको जब हम आश्रित उपवाक्य बता रहे थे तो उस समय आप इन वाक्यों अगर की संज्ञा की अगर की सहायता से जुड़ता है कोई वाक्य तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, जो जिन्हें की सहायता से जुड़ेगा तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। और क्रिया विशेषण में जब, तब, जहां, तहां, जैसे, वैसे अगर इनकी सहायता से जुड़ता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। सरल वाक्य की परिभाषा हम देख चुके हैं कि इसमें मुख्य क्रिया एक होती है और उसमें किसी प्रकार का कोई योजक का प्रयोग जो है नहीं होता है। इसमें हम लोग देखे थे, वह साधु है, बच्चा हंसा, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, राजू पत्र लिखता है, सीता संगीत सुनती है। इसके बाद हम देख रहे थे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य किसे कहते हैं हमें पता है कि ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य व विधेय हो, वह आपका उपवाक्य है। आपका संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण थे, रात हुई और तारे निकले, मान जाओ अन्यथा पीटोगे, मैंने पुकारा पर तुम नहीं सुने, तू पढ़ ले आदि। और इसके पहचान के लिए जो योजक शब्द है और, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, एवं, अतः, इसलिए, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि। इसके बाद मिश्रित वाक्य में आपका क्या होता है, मिश्रित वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक आपका प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ की पुष्टि के लिए निर्भर होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख चुके हैं, मैं जानता हूं कि तुम अच्छा गाते हो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छे होते, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। इसके योजक शब्द है कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, वैसा, जो, वही, जिसे, उसे, यदि, तो, जब, तब, जहां, वहां आदि। अब जो मूल बात आती है, जो मूल प्रश्न आता है वह यही है कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, यह हमारा मूल विषय है। तो इससे पहला प्रश्न बनता है कि आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि वाक्य की क्या परिभाषा है, आप बताइए सरल वाक्य किसे कहते हैं, आप बताइए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, आप बताइए मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि आश्रित उपवाक्य क्या है और मुख्य उपवाक्य क्या है। फिर तीसरा एक प्रश्न बन सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप एक वाक्य का प्रकार दिया जाएगा, उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य की पहचान कीजिए। फिर वाक्य परिवर्तन से पर भी प्रश्न बनता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस आधार पर वाक्य की जो है तैयारी कीजिएगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।